नमस्कार। द न्यूज़ के टॉक शो में आज एक शख्सियत मेरे साथ हैं। कोरोना काल में जब एक चुनौती है बच्चों की शिक्षा और परीक्षा को लेकर, इस वक्त है छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की एक सदस्य हैं मेरे साथ, डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। आप सहायक प्राध्यापक हैं और इनकी सेवा अवधि इतनी है जितनी हायर सेकेंडरी स्कूल का कोई बच्चा होगा उसकी दुगनी आयु, यानी 35 साल का एक विशाल अनुभव है इनके साथ। ये आज हमारे बीच हैं। ये उस विभाग से हैं जहां बच्चों को पठन पाठन के लिए क्या सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए और किस तरह से शैक्षणिक शिक्षा उनको आगे देनी चाहिए। आप वैसे संस्कृत में और हिंदी में एमए के अलावा संस्कृत में आप पीएचडी हैं, मास्टर की डिग्री के अलावा आप डॉक्टरेट की डिग्री भी आपको प्राप्त है। एक विशाल अनुभव है। आज मैं इनसे बात करूंगा कुछ नए प्रश्नों को लेकर, जिससे कल का भारत यानी हमारे बच्चे कितनी बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। मैडम, जैसा कि सभी को मालूम है कि पूरा विश्व 2020 को कभी नहीं भूलेगा। कोरोना काल था और आपके सामने चुनौती है कि आने वाले दिनों में परीक्षाएं होगी। बच्चे पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे जी। ऐसे में आपके सामने दो तरह की चुनौती होगी। एक तो बच्चों को जो पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए उपलब्ध आप लोगों ने करवाया था वह उन तक सही ढंग से नहीं पहुंचा होगा। दूसरा, परीक्षा कैसे वो दे पाएंगे जबकि कोरोना की पूरी अभी वैक्सीन भी नहीं लगी है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो परीक्षा शब्द ही ऐसा है कि बच्चे घबराते हैं, और बच्चे ही क्यों, बड़े भी घबराते हैं परीक्षा से। मानसिक दबाव वो महसूस तो करते हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वर्तमान में कोरोना के कारण से या इस कोरोना काल के कारण बच्चों की पढ़ाई जो है निश्चित तौर पर प्रभावित हुई है। क्योंकि एक शिक्षक क्लासरूम में जब डिलीवर करता है विषय को, वह और हम ऑनलाइन और या ऑफलाइन जब अध्यापन कराते हैं, वह दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि शिक्षक का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इस कोरोना काल के दौरान में भी शिक्षक बंधुओं पर लगातार दबाव तो नहीं करूँगी, लेकिन भार रहा है कि वो अपने बच्चों के सिलेबस को पूरा करें। जो भी चिन्हांकित किया गया है कि आपको किसी पाठ में से अगर किसी पाठ को छोड़ना है तो ये भी तय है सरकारी तौर पर। कहीं उसको लागू किया गया, कहीं नहीं भी किया गया, ऐसा भी चल रहा है। लेकिन ये था कि सभी बच्चे सभी पाठों को पढ़ें। और लगभग क्लास टीचर जो हैं, मैंने प्राइवेट स्कूल में भी इस चीज़ को देखा है और शासकीय स्कूल में भी देखा है कि उनके पाठों को लगातार वो यहाँ से घर से बैठे हुए उसको भेज रहे हैं। और बच्चे छोटा भी है, मतलब एक छोटा बच्चा भी है तो भी पढ़ रहा है और एक बड़ा बच्चा है तो भी उसको पढ़ रहा है, और सारे विषयों के अध्ययन अध्यापन लगातार चल रहे हैं। तो बच्चों को घबराने की ज़रूरत तो नहीं है कहना चाहिए। और एक दबाव उनको रहता है, वो एक साइकोलॉजिकल दबाव है। लेकिन आपके कोरोना की चुनौतियों को कैसे सामना करेंगे जबकि अभी भी वैक्सीन नहीं लग पा रही है और काफ़ी कड़े मतलब मापदंड यहाँ रखे गए हैं कि हम लोगों को चुनौतियों के बीच बच्चों की परीक्षाएं लेनी है। आप कितना इसको मतलब क्या सही समझती कि बच्चे सही ढंग से परीक्षा दे भी पाएंगे? मुझे तो लगता है ये कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि परीक्षा के दौरान बच्चों को घना घना नहीं बिठाया जाता, मतलब दूरियां होती हैं ऑलरेडी। जब हम क्लासरूम में बैठते हैं या बिठाते हैं बच्चों को तो डेस्क बेंच में अंतर तो होती हैं। आज की बात नहीं है, पहले से है। परीक्षा को लेकर एक आम तौर पे एक प्रश्न हमेशा किया जाता है जी। उस पर मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा जी। एक मानसिक दबाव है, चुनौती है, होती है। पालकों का भी एक दबाव रहता है कि बच्चा अच्छे से अगर मार्क्स नहीं लेके आया तो उस पर काफ़ी मतलब एक चुनौती रहती है मतलब पालकों की। आप क्या समझ सकते हैं? बच्चा कुछ कई बार अप्रिय घटनाएं भी होती है। इससे निपटने के लिए क्या उपाय आपके जहन में आता है कि आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए क्या होना चाहिए? यदि परीक्षा लेने की बात आई है तो निस्संदेह उसकी बच्चों के रखरखाव के लिए भी ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के रखरखाव से आशय है कि उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा कि कहीं कोई दिक्कतें नहीं आने पाए। रही सवाल, ये साल लगभग होने जा रहा है, मतलब मार्च से हम इसको देख रहे हैं,
तो सभी पेरेंट्स भी इस चीज़ से वाकिफ़ हो चुके हैं कि हमें अपना बचाव कैसे करना है। छोटे बच्चे भी जानने लगे हैं कि मुझे मास्क लगा करके जाना है, वो शौकिया तौर पे भी लगा रहे हैं और कर रहे हैं। मानसिक दबाव को लेकर के और रही सवाल मानसिक दबाव की, ये तो वाह्य वाली बात कर रही थी मैं कि वो लगा करके जाएंगे और कर सकते हैं। और रही सवाल मानसिक दबाव की, तो मैं केवल बच्चों को एक तरह से सुझाव ही दे सकती हूँ कि मानसिक दबाव महसूस न करें, कि ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि कोई बच्चा क्लासरूम में गया है, एडमिशन लिया है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाएगा ही जाएगा, और जाएगा तो उसका आकलन भी होना ज़रूरी है। आपको टिप्स देना चाहेंगी कि मानसिक दबाव से कैसे उभरे बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि अगर बच्चा किसी भी विषय को लगातार पढ़ता रहता है और एक एक चीज़ों का अध्ययन करता है, होता क्या है देखिए कि हमारे पास टीचर्स 2 तरीके के हैं। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से बता देते हैं, तो वो बच्चा नहीं घबराता है परीक्षा से, आकलन से। लेकिन जिन शिक्षकों के पास वो दक्षताएं नहीं होती, कुछ ऐसे होते भी हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि सभी शिक्षकों के पास है, तो वहाँ पर बच्चा घबराता है कि उसको कैसे आगे निकलना है। तो ऐसे पेरेंट्स को चाहिए, मतलब उन पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को लगातार देखते रहें कि उसकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। अब आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं कि अगर कोई ग्रामीण तबके का मतलब पेरेंट्स है, तो वो कैसे महसूस करेगा कि उसका बच्चा कितना जानता है और कितना नहीं जानता, ये आप प्रश्न मुझे कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वो प्रकृति जो है, देखिए कहते हैं ना कि किसी एक अंग से उसको महरूम करती है, तो कहीं ना कहीं उसको दूसरे अंग से फलीभूत कर देते हैं, उसको एक ज्ञान के बदले दूसरा ज्ञान देती ही देती है प्रकृति। वही बात उन ग्रामीण बच्चों के पास भी होती है, और दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। देखिए इसीलिए शायद शासन भी कितना अच्छा सोचती है कि बच्चे के लिए परीक्षा नहीं करके उसको आकलन कहते हैं। और किसी भी चीज़ का आकलन तो देखिए स्वाभाविक है। जैसे मैं अभी यहाँ उदाहरण दे दूं कि यदि मैं आपसे बात कर रही हूँ मान लीजिए, तो मैंने कितना पॉजिटिव लिया है बात को, यह आकलन आप भी करेंगे और जो लोग सुन रहे हैं वो भी करेंगे। तो आकलन के बिना कैसे होता? हम भोजन भी करते हैं, अगर एक रोटी भी हम खा रहे हैं तो रोटी को भी देखते हैं कि रोटी कच्ची बनी है कि सिकी है कि नहीं सूखी है। तो वहाँ भी जब आकलन हो रहा है तो पढ़ाई में आकलन क्यों नहीं भाई, संभव है ये। तो मैं आपसे जो अगला प्रश्न करने जा रहा हूँ वो आम तौर पे घर घर में जो पालक हैं उसको लेकर परेशान भी है, और आने वाला जो कल भारत का होगा वह भी चिंतित है। वह है बच्चों में डिजिटल युग में जो सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव है, और ये जो मोबाइल खेलने की आदत है, गेमिंग वगैरह जो लोग करते हैं। आप चूँकि इस विभाग से जुड़ी है जहाँ अनुसंधान और प्रशिक्षण होता है, आप मुझे बताइए कि बच्चों की इस आदत से निपटने के लिए आपके पास क्या उपाय और सुझाव हैं? देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वास्तव में बच्चे काफ़ी मासूम होते हैं, मासूमियत उनके अंदर होती है, और उन पर ये दबाव जो है क्लास की, वो उनकी मानसिकता को उद्वेलित तो करती ही करती है, साथ ही साथ उनमें शारीरिक जो विकास है उसको भी शायद प्रभावित कर सकती है, ऐसा मुझे भी लगता है। पर इसके लिए ये किया जा सकता है वास्तव में कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, कहना चाहिए, जैसे बड़ा भाई है या माँ है, पिताजी हैं, वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व हों बच्चे के साथ साथ, और उन बच्चों को भी ये समझाया जा सकता है कि बिल्कुल उसी को देखने के बजाय कुछ अलग हट करके भी उससे बात करें, क्योंकि दक्षता जो है केवल पढ़ने मात्र से नहीं आती है विषय को, दक्षता जो है बातचीत के दौरान भी आती है। मतलब किसी विषय वस्तु को आप पढ़ के पेरेंट्स भी उनसे चर्चा कर सकते हैं, इस तरह से उनको गेम्स के साथ जोड़ा जा सकता है। मतलब खेल जो अपने घर में होता है वो वीडियो वाली गेम की बात मैं नहीं कर रही, नहीं तो फिर वहीं जाके वो जुड़ जाएंगे। तो उस गेम की बात नहीं हो रही है कि हम अपने घर के अंदर ही छोटे बच्चों को तो खेल में वास्तव में हम गिनती सिखा लेते हैं, वर्ण सिखा लेते हैं, कर लेते हैं, तो उस तरह से वो कर सकते हैं। या कहानी वगैरह के माध्यम से, या हमारे जितने जो शास्त्र वगैरह हैं या पुस्तकें हैं, नॉवेल वगैरह हैं, उसमें सारी बातें, तो पंचतंत्र की कथाएं हैं, इन सबके माध्यम से पेरेंट्स उनको बात बता सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। पुस्तक की बात से मुझे याद आया, अब वो लाइब्रेरी गुलजार नहीं होती, बच्चों को कॉमिक्स नहीं मिलती, और एक रीडिंग हैबिट भी चले गई है जी। जब देश के प्रधानमंत्री यूएन पे और संसद के मंच से खड़े होकर के बोलते हैं दावे के साथ, ये सर्टिफाई करते हैं कि पूरे विश्व में भारत सबसे युवा देश है, और जहाँ की 70% तकरीबन आबादी 35 साल से नीचे है, तब ये आंकड़ा हमारे पास आता है। और एक अध्ययन भी ये पता चला कि 35 साल से नीचे की वो आयु अखबार नहीं पढ़ती, रीडिंग हैबिट चले गई है, साहित्य नहीं पढ़ती। जब आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो बच्चे भी आमतौर पे पहले की तरह न तो अखबार पढ़ते हैं न तो दूसरी पुस्तकें पढ़ते हैं। अब यह पंचतंत्र की बात, मतलब आपका कहना था, एक सुझाव था,
ये कैसे इनको इस दिशा में लाया जाए कि वो पढ़ने की आदत उनमें आ सके? देखिए, पढ़ने की आदत लाने के लिए अधिकतर ने पेरेंट्स ही ज़्यादा उनके साथ में होते हैं। स्कूल में तो बच्चा खैर होता है, 5 घंटे की बात होती है और विविध विषयों में वो संलग्न हो जाता है। इसलिए शुरुआत जो होती है, जैसे कहते हैं ना कि माँ एक गुरु है तो पिता भी एक गुरु ही है, वहीं से उनकी शुरुआत होनी चाहिए और बचपन से ही उनको छोटी छोटी कहानियों के पुस्तकों के साथ उनको जोड़ना चाहिए। रही सवाल लिखने की बातें होती हैं कहना चाहिए, तो एकदम वो भी शुरुआत होनी चाहिए। जैसे ठीक है, आज चिट्ठी लिखने के लिए समय नहीं है और ना ज़माना नहीं है कोई चिट्ठी भेजे और लोग उसको पढ़ें, मोबाइल में ही हम लिख लेते हैं जैसा भी है वैसा। लेकिन यदि हैबिट्स को बढ़ाना है तो मम्मी जो होती हैं घर में सामग्री मंगाती हैं, किचन की सामग्री जब मंगवाती हैं तो निसंदेह अपने पतिदेव से कहती हैं आप ये सामान लेकर के आएँ। आप उस बच्चे को ही कह सकते हैं कि बेटा एक पेन और कॉपी लेकर के आओ, जरा ये सूची तो बोल, मैं आटा गूँथ रही हूँ और बोलते बोलते मैं कहते जा रही हूँ, आप फटाफट उसको नोट कर दो और पापा को पकड़ा दो। तो जाहिर सी बात है कि वो जितना वो लिखेगा कम से कम उसकी गलतियां भी वहाँ पर दिखाई पड़ेंगी, उसकी राइटिंग भी सुधर सकती है। ये इतनी बातें हुई। लेकिन आप उसको ये भी कह सकते हो कहीं घूमने के लिए जाता है बच्चा, तो तंग करता है ना कि मुझे ऊर्जा पार्क जाना है, मुझे और कहीं जाना है, तो आप लेके जाते हो। तो वहाँ से आने के बाद आप उनको उस शर्त में भी लेकर के जाइए। शर्त का मतलब प्यार से शर्त देना है कि बेटा हम घूमने तो चल रहे हैं लेकिन आपको वहाँ से आने के बाद ये मुझे लिख कर बताना होगा। देखिए, 2 दक्षता होती है, एक बोलने की और एक लिखने की। मुझे दोनों दक्षता बच्चों में चाहिए। मुझे क्या मतलब, सब किसी को चाहिए, ठीक है। केवल लिखना नहीं चाहिए और न ही केवल बोलना चाहिए। पर लेखन में अभी वास्तव में हम पीछे जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो लेखन के लिए वही कह सकते हैं, आप जो देख करके आए हुए हैं उन बातों को आप लिपिबद्ध करिए, मतलब लिख करके मुझे बताइए। तो वहाँ से हो सकता है कहीं भी घूमने के लिए जा रहे हैं, यात्रा वगैरह है, कुछ भी चीज़ें हैं, जरा जरा सी बात को लिखने के लिए आप कहते जाते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर ये लेखन की दक्षता जो है वो आ जाएंगी। इतना मैं सोचती हूँ। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सार्थक सुझाव दिया आपने। इसे मैं भी अपनाऊंगा। मैं भी बच्चों का पिता हूं और मेरे भी बच्चे कहीं ना कहीं डिजिटल से के दुष्प्रभाव से ग्रस्त हैं। अब मैम आपसे आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है मैं उस पर आता हूं। आपने संस्कृत और हिंदी में आपने मास्टर की है, उसके बाद संस्कृत में आपने एमए किया और आप खुद भी छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक परिषद और अनुसंधान जो उनका जो परिषद है SCERT, उसकी आप सदस्य हैं। आप रिसर्च करती हैं, अनुभव लेती हैं। आप ये बताइए कि संस्कृत जो जिसको कहा जाता है कि देवभाषा कहा जाता है, और संस्कृत और हिंदी इसे आमतौर पर वो सम्मान नहीं मिलता जितना अंग्रेजी को मिलता है। इस भाषा की समृद्धि और विकास के लिए स्कूली शिक्षा के माध्यम से आपके पास क्या सुझाव है कि कैसे बच्चे इसके तरफ आकर्षित हों और हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा, उस पर हम लोग कितना अच्छे से काम कर सकें? आप बताएंगे बच्चों के लिए। जी बिल्कुल, बच्चों के दृष्टिकोण ये तो मेरा अपना विषय है जिसकी मैं रोटी खाती हूँ, कहूँ तो गलत नहीं है ये। यहाँ छत्तीसगढ़ में वास्तव में उस तरह से माहौल तो नहीं है, मैं जानती हूँ। और कोई भी भाषा समृद्ध तब होती है जब उसमें थोड़ा खुलापन होता है। खुलापन का मतलब वो ग्राह्य होनी चाहिए उस भाषा को अपने में लेने के लिए। जैसे हिंदी जो है इतनी समृद्ध क्यों है, क्योंकि हिंदी के अंदर आपका सिंधी भी है, पंजाबी भी है, तेलुगु भी है, तमिल भी है, मतलब विभिन्न प्रकार की भाषाएं उसमें समाहित है। हम अंग्रेजी को भी लेके चलते हैं, डबल रोटी कह रहे हैं तो डबल और फिर रोटी, आपका छत्तीसगढ़ी चला गया, रोटी और डबल हो गया आपका अंग्रेजी, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एक्सेप्ट करती है भाषा जो है। लेकिन संस्कृत में एक रूढ़ स्थिति ये है कि वो हर चीज़ों को अपने अंदर वो ले नहीं पाती, इसलिए वो थोड़ी कठिन स्तर पे चली जाती है। लेकिन इसे भी सहज बनाया जा सकता है यदि जो संस्कृत पढ़ाने वाले शिक्षक बंधु हैं या संस्कृत के अनुरागी जो लोग हैं, यदि वो सहज रूप से रहते हैं और बच्चों को धीरे धीरे जो बातचीत हम करते हैं, सीखते हैं कैसे हैं कि हम बात करते हैं, बात में छोटे छोटे शब्दों के, कि यदि ये पेन है तो इस पेन को हम क्या कहेंगे, डायरी है तो हम क्या कहेंगे, टेबल को हम क्या कहेंगे, पंखा को हम क्या कहेंगे। यदि हम इस तरह बता रहे हैं तो उन शब्दों को बच्चा सीखना शुरू करेगा और छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से उनके साथ हम वार्तालाप करते हैं तो वो सीख जाएंगे।
अगर वार्तालाप के अंतर्गत बच्चे को संस्कृत आ गई तो ये मान करके चलिए कि वो जितने भी पाठ होते हैं उसको ही बखूबी वो समझ लेगा। इसको प्रोत्साहन के लिए राज्य स्तर पे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? राज्य स्तर पर क्लासेस भी चलती हैं, वैसे हमारी ट्रेनिंग भी होती है। मैं थोड़ा सा ऑफिस के अंदर थोड़ा घुस गई कहना चाहिए कि यहाँ पर संस्कृत भारती के माध्यम से भी एक संस्थान हमारी है जो दिल्ली से चलती है। संस्कृत भारती वाले हमेशा जो है क्लास करवाते हैं और इसमें केवल बोलने की कला में बच्चों को दक्ष करते हैं। लोग जाते हैं और उस क्लास को लेते हैं। इसके लिए सरकार भी मतलब उनके पीछे होती है, ऐसी बात नहीं है। और आपके इस एरिया में आपका संस्कृत मंडलम भी है जिसका योगदान भी होता है कहना चाहिए। और प्रशिक्षण के दौरान हम बच्चों को तो नहीं वो करते हैं, हम टीचर्स के लिए बात करते हैं। तो टीचर्स को हम बताते हैं, हम उसके लिए स्पेशली पीरियड वगैरह भी रखते हैं कि कैसे आप मतलब क्लासरूम में बच्चों के साथ बात करोगे। और प्रोत्साहन हमेशा देते हैं कि आप लोग बच्चों के साथ इस तरह से बात करें ताकि वो कर सकें उसको। लेकिन रूढ़ नहीं होनी चाहिए कि आपको लिखना ही है संस्कृत में पूरा, आपको करना ही है संस्कृत में पूरा माध्यम हो, ये हम लोग नहीं चाहते हैं कभी भी। कि अगर माध्यम में चुनते हैं तो फिर बच्चा वहीं फिर घबराने लगता है कि नहीं मुझे आता नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ, ऐसा है। तो जितने अब पालक तो संस्कृत में उतने दक्ष नहीं होते हैं, लेकिन हाँ एक 45 मिनट की कक्षा में यदि एक कक्षा शिक्षक, चाहे वो कोई भी हो, मैडम हो, सर हो, यदि उन बच्चों के साथ में 2 वाक्य संस्कृत में एक दिन में बोले या 5 शब्द को लिख दे बोर्ड में और कहे कि ये 5 शब्द आपको दिन भर में बताना है। या जैसे वो घर के लिए निकले बच्चे तो कह दिए कि बेटा आप लोग जाते हुए जितने में जो भी चीज़ें आप देखते हो उसके कुछ शब्दों को लाना है और आपको बोर्ड में लिखना है। वो बच्चे आएंगे कल दूसरे दिन क्लास में बोर्ड में लिखेंगे कि उन्होंने गाड़ी देखी, कौन सी गाड़ी देखी, कार देखा या कुछ भी देखी, वो लिखवा दिए। फिर टीचर उसके संस्कृत में उन शब्दों को लिख दे तो नए नए नित्य नूतन शब्द जो है बच्चे के पास आते जाएंगे। और बच्चे वो हैं जिनके पास में वोकेबलरी बहुत होती है और ग्राह्य क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। बड़ों से ज़्यादा बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, इसलिए धीरे 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 वो आ जाएंगे। और जब करने लगते हैं, आप भी जानते होंगे कि कामयाबी ही चेहरे की खुशी है और शाइनिंग अपने को देती है। तो ये खास बातचीत आप एक खास शख्सियत से अब सुन रहे थे, डॉक्टर विद्यावती चंद्राकर। आपने इनकी बातों को सुना, इनके भाव को समझा, इनके अनुसंधान और प्रशिक्षण के कौशल को भी समझा। किस तरह से बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए इनकी ओर से और इनके संस्थान की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं और इनका जो अपना अनुभव था वो भी कमाल का है। मैं द न्यूज़ के परिवार की ओर से आपके आगमन का और आपसे इस खास बातचीत के लिए आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।